Hello everyone, welcome to Dream UGC Net. I am Sapna and I am net qualified in labor welfare and HRM, that is my subject. So, here I am with a video on part 2 of practice MCQ on Employee Provident Fund Act 1952. So, last जो वीडियो थी आपकी पार्ट 1 PF Act 1952 के MCQs के ऊपर थी एंड दिस इज़ पार्ट 2. सो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपके सेशन जो हैं एग्ज़ाम का फ़ेज़ 1 हो चुका है, फ़ेज़ 2 भी चल रहा है एंड फ़ेज़ 3 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं. सो प्रिपेयर करिए, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कीजिए. मैं कोशिश करती हूँ काफ़ी एमसीक्यूज़ सीरीज़ लेके आने की इन 4-5 दिनों में, क्योंकि जो है फ़ेज़ 4 वो भी कुछ ही 10 दिन में एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये श्योर है. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज़. जो टाइम है आपके पास पूरा सिलेबस कवर करने का नहीं बचा है. जितने प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस लिंक होके आते हैं. आपकी जो लास्ट एग्ज़ाम में जो कि दिसंबर में था, जो क्वेश्चंस आए थे ना उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना. कहीं से भी आप उसको लेके आए, अगर आपको मिल पाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्लीज़ उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में उन जो क्वेश्चंस होते हैं ना लास्ट ईयर वाले, उनसे लिंक करके ही कुछ उसे डिफरेंट बना के क्वेश्चन पेश कर दिया जाता है आपके पास. तो प्लीज़, इसलिए कहते हैं एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो एग्ज़ाम्स को देखते हुए विदाउट फर्दर डू हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं. तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ये लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन, मैं इसे फिर लेके आई हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे कुछ पजल था, तो आई विल ब्रिंग इट अगेन. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट सो फार एज प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952. मैं इसे लेकर आई हूँ वापस, क्योंकि ये जैन 2022 जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था एंड ये पहले भी पूछा गया है, बस इसे घुमा फिरा के ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, दैट्स इट. तो आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट्स हैं पीएफ एक्ट 1952 की करेक्ट कौन सी हैं. ठीक है. और तो पहला है कि इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन. इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. The provision of the Employees Provident Fund Act are not applicable to the cooperative societies employing less than 40% without aid of power. There is no wage limit, wage ceiling under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. तो आपको ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है. 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 1 to 4 only and 3 and 4 only. तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से. ओके, तो आंसर एक्चुअली है 1 and 2. कैसे, देखिए, फैमिली पेंशन के बारे में इसके अंदर बात की गई है, बिल्कुल की गई है. ईडीएलआईएस स्कीम की बिल्कुल बिल्कुल बात की गई है. एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम बिल्कुल की गई है. अब ये कहता है 3 ऑप्शन क्या कहता है कि नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी लेस देन 40% है. इज दिस लेस देन 40%? ये गलत है, आपका लेस देन 50% है. राइट. एक्चुअली स्टेटमेंट में बस यहाँ मिस्टेक करके दे दिया आपको पजल करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में नॉट तो ज़रूरी है क्योंकि नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट नंबर में यहाँ पे बंदा पजल पक्का होगा स्टूडेंट. लाइक 50% दी, 50% है, लेस देन 50% विदाउट एड ऑफ पावर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. नॉट एप्लीकेबल है किसमें, पीएफ एक्ट में. राइट. और ऑप्शन 4 क्या कहता है, देर इज़ नो वेज लिमिट. क्या वेज सीलिंग नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता. आपको पीएफ मिलेगा तो ऑन बिहाफ ऑफ योर वेजेस आपको पीएफ मिलता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो आपके 2 स्टेटमेंट्स ठीक है इसमें से, 1 and 2 ओनली. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2. इस क्वेश्चन को हो सकता है रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस को रिपीट करके थोड़ा ऊपर नीचे करके एग्जाम्स में दे देते हैं. राइट. इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं निकालने, जितने बार हो सके उतनी बार निकालिए आप पीवाईक्यूज. तो ये कुछ एप्लीकेबिलिटी स्टेट दे रखी है ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952. मैं रीड कर देती हूँ. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाई होता है पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट किस में नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता है. ठीक है, याद रखना. पीएफ एक्ट है आपका एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, वहाँ है जहाँ पे 20 और मोर पर्सन एम्प्लॉय हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें
हैंडल करती है, लाइक नोटिफाई देती है ऑन द इन द ऑफिशियल गैजेट। और इस्टेब्लिशमेंट इवन लेस देन 20%, अगर देखो वैसे तो 20 और मोर परसेंट पे ही एप्लीकेबल है, 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन होना तभी वहाँ पे आपका पी एफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर 20 से कम है तो वहाँ क्या होगा, एप्लीकेबल तो वैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट अगर आपको एप्लीकेबल करवाना है तो आपको 2 मंथ मतलब 2 मंथ्स बिफोर आपको नोटिस देना पड़ेगा, बिफोर 2 मंथ्स। ये क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि in how many month we can make applicable less than 20%, we can make applicable less than 20% in PF Act, यानी कि हम अगर लेस देन 20% हैं PF एक्ट के तहत तो हम उसको कितने महीने के अंदर उसे एप्लीकेबल करवा सकते हैं, कितने महीने के अंदर नोटिस देना पड़ता है। तो आपका आंसर आएगा 2 मंथ्स नोटिस। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ओके, लेट मी मेक स्टार। एंड बट डज नॉट अप्लाई, तो कहाँ अप्लाई नहीं होता आपका, वहाँ अप्लाई नहीं होता अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, एम्प्लॉयज लेस देन 50% वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर, राइट। तो स्टेटमेंट तो यही था, बस यहाँ आपको पजल करने के लिए 40 कर दिया गया था, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड appellate tribunal was constituted under section dash this act, section of the this act, right। तो यानी कि कौन से सेक्शन में आपका EPFAT यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFAT, right। Actually I don't have a pen tab, so please adjust। Okay, tribunal EP, this is EPFAT आपका किस सेक्शन के अंडर डिस्कस किया गया है PF एक्ट के अंदर। योर आंसर इज 7D। तो याद कर रखना, आपका जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का बारे में डिस्कस किया गया है 7D में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है सेक्शन 7D में, राइट। तो अपॉइंट कौन करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, राइट। एंड पहले क्या था कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये जो नेम है ना, ये बाद में आपका 26 मई 2017 को चेंज हुआ है, राइट। EPFAT ट्रांसफर टू CGIT यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ओके। सॉरी फॉर स्पीकिंग स्लो, एक्चुअली मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो आपका EPFA ट्रिब्यूनल, पहले तो याद रखना सेक्शन 7D आपका PF एक्ट में ट्रिब्यूनल की बात करता है, किसकी बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। एंड इससे सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ट्रिब्यूनल का केस। एंड पहले जो ये EPFAT है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो अब कहलाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, राइट। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है। तो आप इसको क्वेश्चन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल भी मिल सकता है और EPFAT भी मिल सकता है, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, राइट। ओके, question number 2, the central government has amended the ceiling for contribution under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 and the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Scheme 1952 from dash to dash with effect from 1st September 2014, यानी कि आपकी जो सीलिंग वैज सीलिंग थी वो 1 सितंबर 2014 को कितने से कितने हो गई थी, यानी कि पहले कितनी थी और अब मतलब 2014 से कितनी हो गई थी वेज सीलिंग आपकी। ऑप्शन से ₹7500 to ₹15,000,
₹6,500 to ₹13,000, ₹6,500 to ₹15,000, ₹5,000 to ₹12,000। तो आपको याद रखना है 6,500 से आपकी 15,000 वेज सीलिंग पीएफ एक्ट 1952 में हो गई। यानी कि राइट नाउ आप किसके बेस पे निकालोगे? 15,000 के बेस पे आप पीएफ निकालोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट क्वेश्चन। ओके, व्हाई डोंट यू go to the court if the employer does not pay you the provident fund contribution? assumption है court can intervene in matter of dispute between employer and employees. It is obligatory for the employer to pay the PF contribution to the employees. So assumption first is implicit, only assumption second is implicit, both are implicit, none of the above. Both are implicit. क्या कहता है कि why don't you go to the court if the employer does not pay you the PF contribution? क्योंकि क्यों क्या assumptions देते हैं कि court can intervene in matters of dispute between employer and employee और इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी कि देखो पहला तो देखो यहाँ से क्लियर कर लो कि ये तो इम्प्लिसिट है ही है कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेटरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देना ही है पीएफ एम्प्लॉयज़ को, तो ज़्यादा कोई इशू आएगा नहीं। दूसरा क्या कहता है, कोर्ट इंटरवीन करता है मैटर्स, कौन से मैटर्स में? डिस्प्यूट्स के मैटर्स में, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है। तो पीएफ एक्ट देना एक्ट के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो एक्ट के तहत पीएफ एक्ट नहीं पे करेंगे तो एम्प्लॉयर्स को पता है कि उनके ऊपर फाइन चार्ज होगा, राइट? फाइन चार्ज होगा और उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, इसीलिए तो वो ऑब्लिगेटरी हैं। दूसरा, कोर्ट पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि कोर्ट खाली डिस्प्यूट्स हैंडल करता है, बड़े बड़े जो डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, उन्हें हैंडल करता है, राइट? अगर वो पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेकर चले गए तो हो सकता है कोर्ट की रिजोल्यूशन के जो प्रोसीजर होता है रिजोल्यूशन का वो लंबा खिंच जाए, तो उनका पीएफ तो अटक जाएगा। इसलिए तो दोनों ही इम्प्लिसिट हैं। कोर्ट डिस्प्यूट मैटर को हैंडल करता है, दूसरा एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटरी है पीएफ कंट्रीब्यूशन को देने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ना मुझे, अगर कोई क्वेश्चन पजल करता है या कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि वो मैंने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझे बता देना, राइट? मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, एवरी कमेंट आई विल रिप्लाई, ठीक है? क्योंकि हम सीखते हैं और सिखाते हैं, दोनों चीज़ होती है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो सीखना और सिखाना चलता रहता है, लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर पैरेलली मूव, राइट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बेसिक वेज? तो बेसिक वेज में कौन से इंक्लूड होती है? कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन, ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्नड बाय एम्प्लॉय वाइल ड्यूटी, एनी डियरनेस अलाउंस, एनी प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर्स। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए है ए एंड सी, बी है ओनली बी, सी ए बी एंड डी नन ऑफ दीज। ओके, तो भाई बेसिक वेज में क्या क्या आएगा? कैश वैल्यू या फिर इमोल्यूमेंट्स अर्न बाय द एम्प्लॉय वाइल ड्यूटी, डियरनेस अलाउंस, ये तो पक्का ही होता है। तो डीए को तो पक्का याद रखो, डीए ना हमेशा इन्वॉल्व होता है, तो डीए तो आएगा ही आएगा। सी यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको देखो ऑप्शन से आपको आंसर्स निकल जाएगा आराम से। क्या कहता है? ये है, सी कहाँ है? सी यहाँ है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर ये है। लेट्स सी कौन सा आंसर है। ओके, ओनली बी, ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्नड बाय द एम्प्लॉय वाइल ड्यूटी। Which one of the following is included in basic wage? Cash value of any food concession, all emoluments earned by employee while duty, any dearness allowance, any present made by the employer. Choose the correct option. तो आपका आंसर है all emoluments earned by the employee while duty। यानी कि आपकी जो बेसिक वेज में है
ये सब आएगा जो कि एक एम्प्लॉय ने अर्न किया है वाइल ड्यूटी। उसकी जो लाइफ जर्नी रही है ड्यूटी की, उसमें जो भी उसने अर्न किया वो सारी उसके अंदर आपकी बेसिक वेज में आएंगी, राइट। ओके, लेट मी क्लियर दिस डाउट। इज दिस आंसर करेक्ट? ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, द डिटर्मिनेशन of the escaped amount to be recovered from the employer shall be made within which period from the date of communication of the order passed by the authorized officer। तो पीरियड बताना है आपको एस्केप्ड अमाउंट का, कितने पीरियड में आपको एस्केप्ड अमाउंट रिकवर हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 3 ईयर, बी 5 ईयर, सी 7 ईयर, डी 10 ईयर। सो योर आंसर इज एस्केप्ड अमाउंट। अगर आपको बस क्वेश्चन मिल जाए ना जहाँ एस्केप्ड अमाउंट दिख जाए, 5 याद रखना, 5 ईयर। आपका जो एस्केप्ड अमाउंट होता है वो 5 ईयर के अंदर अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। तो आपका आंसर है 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द स्कीम डोंट कवर अंडर द PF एक्ट। कौन सी स्कीम PF एक्ट के अंदर कवर नहीं होती है? EDLIS, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम 1981, या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। तो योर आंसर इज सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम 1981। ऐसा कोई स्कीम नहीं होती है आपकी PF एक्ट में। 3 स्कीम होती है, EDLIS यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। इनकी ईयर्स ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन इनके ईयर्स से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम की कौन सी ईयर है, राइट। इसको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये आपकी स्कीम्स हैं जो कि PF एक्ट 1952 के अंदर आती हैं। पॉज करके इसे रीड कर लेना, काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसे रीड करूँगी, एंड इट विल बिकम मोनोटनस ऑल्सो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द EPF एक्ट 1952। यानी कि आपका जो EPF स्कीम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, कौन से सेक्शन के अंदर आता है? ऑप्शन ए है सेक्शन 2, बी सेक्शन 6 सबसेक्शन ए, सी सेक्शन 5, डी सेक्शन 6 सबसेक्शन सी। तो योर आंसर इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 के तहत आपकी EPF स्कीम आती है, EPF स्कीम आती है, राइट। जो ये क्वेश्चन है इनके आपको स्कीम्स के ईयर और शेड्यूल और सेक्शन, इन तीनों की ये चीज़ें याद रखनी है, राइट। विच वन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू EPF एक्ट। विच वन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू EPF एक्ट? ऑप्शन ए है जो कि रिलेटेड है आपके ऑथराइज्ड ऑफिसर से, यानी कि इसके अंदर आपके पास EPF एक्ट में ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो कौन से ऑफिसर्स होते हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ए है एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या स्टेट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो आपका आंसर है स्टेट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। एडिशनल है,
रीजनल है, डिप्यूटी है और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। स्टेट नहीं होता है, वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। तो आपको याद रखना है इनके नेम्स। पजल नहीं होना, हो सकता है पजल हो जाए एग्जाम के टाइम पे, सो प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम कम्स अंडर विच शेड्यूल एंड ईयर। तो ईयर अभी आपको लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन गया था, प्रीवियस टू प्रीवियस, तो आपको वहाँ से ईयर याद हो जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। तो EDLIS स्कीम कौन से शेड्यूल और कौन से ईयर में आती है, राइट। शेड्यूल 10 1952, शेड्यूल 6C 1976, शेड्यूल 5D 1995। तो अंडर विच शेड्यूल एंड ईयर इट कम्स? शेड्यूल 6 सबसेक्शन C 1976, याद रखना। शेड्यूल C सबसेक्शन C, शेड्यूल 6 सबसेक्शन C 1976 है आपका आंसर। EDLIS क्या है? EDLIS स्कीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, under which section central government appoint officers to assist the central appointment fund, central provident fund commissioner? Sorry, I read mistake, I read wrong words, so please understand and cooperate with me. Under which section central government appoint officers to assist the central provident fund commissioner? क्वेश्चन का कहना है कि जो CPFC, जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन में से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड को असिस्ट करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि सेक्शन कौन सा है, कौन से सेक्शन के तहत है ये, ठीक है। तो सेक्शन 2 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 10A है या सेक्शन 5D है? आपका आंसर है सेक्शन 5D। सेक्शन 5D के तहत, सेक्शन 5D के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिसर्स टू असिस्ट द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन एंड पार्ट 2 ऑफ PF एक्ट 1952, राइट। तो बीच में एक क्वेश्चन में अपन पजल हो गए थे, ओके। उसे मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन था आपका हाँ बेसिक वेज से रिलेटेड, राइट। तो आई विल क्लियर टू यू रिलेटेड टू बेसिक वेज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत आपको पढ़ाया हो तो प्लीज़ टेल मी with the help of comment sections, and sorry for that if I taught you any wrong question, and I will try to improve that question and I will try to correct that question definitely, क्योंकि गलतियाँ हमसे होती इंसानों से ही होती है। So please cooperate with me, cooperate with my videos, and support me and subscribe my channel also. I will bring more and more MCQ series to you so that it will help you for your in your exam, right? So till now, thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe. Bye bye, take care.